हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप मिनटों में पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट से पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं वो। तो टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनका कॉमन ओरिजिन और एक कॉमन फंक्शन होता है, आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं ये सेल्स। और प्लांट बॉडी के टिश्यूज को दो कैटेगरी में हमने बांटा। एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम, जिनके सेल्स लगातार डिवीजन कर रहे हैं। जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन चल रही है वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। ये भी दो तरह के हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम हमारी प्लांट बॉडी में दो तरह के होते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है कि वो एपेक्स पे या हमारी रूट और शूट की जो टिप है वहां पर हमें मिलेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑब्वियसली टिप ऑफ रूट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम हमारे स्टेम के टिप पे हमको मिलेगी। और इसी में से कुछ सेल्स जो पीछे छूट जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड होते हैं, उनसे अपनी एक्सिलरी बड बनती है जो आगे जाके ब्रांच बना देगी। देखिए किस तरीके से हमारा यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पर और शूट एपिकल मेरिस्टेम हमें अपने स्टेम के टिप पर नजर आ रहा है। दूसरे तरह का हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मेच्योर टिश्यूज के बीच में घुसे हुए हैं। और अगर कोई ग्रेजिंग हर्बिवोर प्लांट को हार्म कर देता है या डैमेज कर देता है तो रीजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे काम आती है। तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, और प्राइमरी ग्रोथ से हमारा मतलब है कि प्लांट की एक्सिस की इलोंगेशन करवाएंगे, इसकी हाइट बढ़वाएंगे। दूसरी तरह के हमारे पास है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिनको हम लेटरल मेरिस्टेम या केम्बियम के नाम से भी बुलाते हैं, और ये हमारे प्लांट की लेंथ नहीं बढ़वाएंगे, इलोंगेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि सेकेंडरी ग्रोथ यानी इसकी गर्थ में इंक्रीज लाएंगे। तो देखिए, ये अपने सिलिंड्रिकल, लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं। अच्छा, हर कोई सेल हमारा लगातार डिवीजन नहीं करता है। प्लांट बॉडी में जो टिश्यूज सेल डिवीजन छोड़ चुके हैं और अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन टेकअप कर चुके हैं वो अपने परमानेंट टिश्यूज हैं। मेरिस्टेम इसके अंदर नहीं आते। फंक्शनली स्पेशलाइज्ड जो सेल हैं उनको हम परमानेंट या मैच्योर टिश्यू कहते हैं, और ये भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर ये एक ही तरह के सेल्स के बने हैं तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और अपने स्क्लेरेन्काइमा हो गए। और अगर अलग अलग तरह के सेल हमारे परमानेंट टिश्यू में है तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। तो देखिए, पेरेन्काइमा में हमें थिन वॉल्ड सेल्स मिलते हैं जिनकी वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। या तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं या इनमें छोटे छोटे इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो सकते हैं, और मेनली इनका फंक्शन रहता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का। इसके बाद अपने पास आ जाता है कोलेनकाइमा टिश्यू, जिसमें हमें सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन मिलेंगी, थिकनिंग्स मिलेंगी। इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पर नहीं होंगे, और इनका काम प्लांट बॉडी में मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। देखिए, इसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा का परमानेंट टिश्यू हमारे सामने आता है, जिसमें हमको डेड सेल्स मिलते हैं। इनकी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, डेड होते हैं, प्रोटोप्लास्ट इनके पास नहीं होता। और इसमें भी जो इलोंगेटेड टाइप के सेल्स हैं ये हमारे फाइबर्स कहलाते हैं, और जो थोड़े गोल से हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, ये हमारे स्क्लेरेन्काइमा के स्क्लेरेड्स कहलाएंगे। तो मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हमारे स्क्लेरेन्काइमा का होता है। इसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं, या जिनमें एक से ज्यादा अलग अलग तरह के सेल्स हमें मिलते हैं, जो कि हो गए जाइलम और फ्लोएम, दोनों अपने वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो चार अलग अलग तरह के सेल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। ट्रैकेट्स जो कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ये भी डेड है, प्रोटोप्लाज्म इसमें हमें नहीं मिलता है। वेसल जो अगेन एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल होता है वाटर की कंडक्शन के लिए। और कई सारे वेसल मेंबर यानी इंडिविजुअल सेल्स आपस में एक के ऊपर एक जुड़ के एक वेसल बनाते हैं, जिसके थ्रू एक कॉलम में वाटर ट्रैवल करेगा। अब हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर ये वेसल नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की बात हम कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइलम फाइबर, थिक वॉल वाले ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन वाले जाइलम में पाए जाने वाले सेल्स हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा अपने जाइलम टिश्यू के लिविंग सेल्स हैं। तो रेडियल कंडक्शन जो पानी की होती है वो रे पेरेन्काइमेटस सेल्स की मदद से होगी। इसके बाद देखिए, हमारे प्राइमरी जाइलम को भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जो पहले बना है वो अपना प्रोटोजाइलम होता है, जो बाद में बना है
ये मेटाजाइलम कहलाता है। और प्रोटोजाइलम किस तरफ है, मेटाजाइलम किस तरफ है, इसके बेसिस पे हम अपने प्लांट के किसी भी पार्ट को एंडार्च या एग्जार्च कह सकते हैं। अगर एंडार्च है मतलब प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। और अगर एग्जार्च कंडीशन है, जैसा कि हमें अपने रूट्स में मिलता है, यानी यहाँ पर अपना प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। इसके बाद देखिए फ्लोएम अपना दूसरा वैस्कुलर टिश्यू हो जाता है जो शुगर्स की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इसमें भी हमें 4 अलग अलग तरह के सेल्स मिलने वाले हैं। पहले हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो शुगर की कंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ये सीव ट्यूब एलिमेंट क्योंकि इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योरिटी पे एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस को ये लैक करता है, इसीलिए कंपेनियन सेल्स नाम के सेल के साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम को भी हम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अपने कंपेनियन सेल हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स हैं जो उनके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स इनकी आपस में जुड़ी रहती हैं। सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का इन्हीं का काम होता है। इसके बाद जैसे जाइलम पेरेन्काइमा था जाइलम के पास, फ्लोएम के पास भी फ्लोएम पेरेन्काइमा है, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर ये हमको नहीं मिलेगा। कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस की यहाँ पर डिपोजिशन होती है, रेजेंस, लेटेक्स, म्यूसिलेज वगैरह। इसके बाद हमारे जाइलम फाइबर्स की तरह ही फ्लोएम फाइबर्स भी अपने पास हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं जो हमें अपने फ्लोएम टिश्यू में मिलेंगे। जूट, फ्लैक्स और हेम्प जैसे प्लांट्स के फ्लोएम फाइबर्स ही हमारे लिए कमर्शियली यूजफुल होते हैं। तो ये इलोंगेटेड पॉइंटेड टहने से सेल्स होते हैं और इनका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है। इसके बाद अगर अपने प्लांट के पूरे टिश्यू सिस्टम को डिवाइड करने की हम बात करें तो 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर रहा है, फिर अपना वैस्कुलर यानी कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम जिसमें आ गए जाइलम और फ्लोएम, और फाइनली अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इनके अलावा जो भी प्लांट बॉडी के अंदर भरा हुआ है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही है, एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करता है प्लांट बॉडी की। इसमें एपिडर्मिस के सेल्स तो हैं ही, साथ ही इसमें जो ओपनिंग्स हैं स्टोमेटा वो भी इसी टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है, और ट्राइकोम या हेयर इसमें से कोई अपेंडेज अगर निकल के आ रही है तो उसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की एक सिंगल लेयर का बना हुआ होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे हमको मिलते हैं। स्टेम के केस में वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है अपना ये एपिडर्मिस जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और रूट्स में ये एब्सेंट होगा क्योंकि ये प्लांट बॉडी को वाटरप्रूफ बना देता है, और रूट अगर वाटरप्रूफ होगी तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा कौन। इसके बाद हमारे एपिडर्मिस में पाए जाने वाले ही ओपनिंग स्टोमेटा है, ये ट्रांसपिरेशन और गैशियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग से। अपने स्टोमेटल ओपनिंग के चारों तरफ, दोनों तरफ जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, गार्ड सेल नाम के बीन शेप्ड सेल होते हैं, लेकिन ग्रासेस में यानी मोनोकॉट्स में ये डम्बेल शेप के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे अपने बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं और यहाँ अपने डम्बेल शेप के गार्ड सेल मोनोकॉट के केस में हमको नजर आ रहे हैं। तो जो आउटर वॉल होती है अपने गार्ड सेल की पतली सी होती है, इनर वॉल थिक होती है, और इसी की मदद से ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। कभी कभी गार्ड सेल्स के आसपास के कुछ सेल भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस का ही हिस्सा बन जाते हैं, इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और इन तीनों चीजों को मिला के स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल बनता है हमारा स्टोमेटल अपरेटस। इसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस आ गई। तो रूट में से तो यूनिसेल्युलर रूट हेयर निकलते हैं जो सरफेस एरिया को एनहांस कर देते हैं, रूट को एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और हमारे स्टेम में से, शूट सिस्टम में से निकलने वाले जो अपेंडेजेस हैं वो अपने ट्राइकोम कहलाते हैं, जो मल्टीसेल्युलर ज़्यादातर होते हैं, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, सॉफ्ट, हार्ड किसी भी तरह के हो सकते हैं। काफ़ी वैरायटी हमको ट्राइकोम्स में मिलती है। मेन काम इनका क्या है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का है। इसके बाद देखिए आ गया अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारी चीजें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यहाँ पर हमें पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों तरह के सिंपल टिश्यूज मिल जाएंगे। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे, जो भी हमारी रूट और स्टेम के अंदर टिश्यूज भरे हुए हैं ग्राउंड टिश्यू हैं। यहाँ पर ज्यादातर लीफ के केस में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल हमें मिलेंगे ग्राउंड टिश्यू में, और इसको हम 3 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और अपना पिथ। अपना वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है इसमें हमको 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलते हैं, ये तो हम जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम। टुगेदर इनको हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, और वैस्कुलर बंडल को भी हम ओपन या क्लोज कह सकते हैं। किस बेसिस पे, अगर इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम है
अगर हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल हो गए, जैसे कि डाइकॉट्स में हम देखते हैं, डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और अगर कैम्बियम एब्सेंट है जैसा कि मोनोकॉट्स में पाया जाता है तो इसे हम क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। देखो, अगर हमारे इस तरीके से फ्लोएम और जाइलम अलग अलग है, साथ में नहीं है, अलग अलग रेडियाई पे हैं, ऑल्टरनेट हैं, तो ये अपना रेडियल अरेंजमेंट हो गया, जैसा कि ज्यादातर रूट्स में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देखोगे जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो ये अपने कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते हैं, सेम रेडियस पे होते हैं, जिसमें फ्लोएम अपना बाहर की तरफ और जाइलम ज्यादातर अंदर की तरफ होता है। तो देखो, यहाँ पर कैम्बियम बीच में नहीं था तो ये अपने क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल हो गए। यहाँ दोनों के बीच में कैम्बियम भी है, इसीलिए ओपन वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बारी बारी से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की रूट और स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें तो एनाटॉमी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो देखो, अपनी डाइकॉट रूट का अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे, सबसे बाहर तुम्हें एपिडर्मिस मिलेगी, इसी को एपिब्लेमा भी कह सकते हो। रूट के केस में एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा बोलते हैं। तो ये एक लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग बना रही है, इसमें से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकल के आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। रूट हेयर्स हमारे एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाली लेयर कॉर्टेक्स कहलाती है। इस कॉर्टेक्स में ज्यादातर पेरेन्काइमा सेल्स हमें मिलेंगे, लेकिन इसी कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस, जिसमें हमें बैरल शेप्ड सेल्स की एक सिंगल लेयर मिलने वाली है। तो एंडोडर्मिस के इन सेल्स में सुबेरिन नाम के मटेरियल की डिपोजिशन होती है, इन्हीं को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, और ये अपने प्लांट को या इन सेल्स को वाटर प्रूफ बना देता है, वाटर के लिए इम्परवियस हो जाते हैं। तो स्टील यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं। स्टील क्या है? हमारे वैस्कुलर बंडल्स, हमारे एंडोडर्मिस के अंदर की साइड पे जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, सारे के सारे स्टेल कहलाएंगे। तो एंडोडर्मिस की इनर साइड पे ही ये सारे के सारे अपने टिश्यूज आ जाएंगे। तो देखिए, इसके बाद हमारे कॉर्टेक्स के बाद हमें अपने वैस्कुलर बंडल मिले। इसके बाद पेरीसाइकल हमें मिला। पेरीसाइकल इससे इनर लेयर है, जिसमें पेरेन्काइमा के सेल्स बनते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है। हमारा पिथ इनरमोस्ट रीजन हो जाता है, जो सेंट्रल रीजन हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हो, जो कि डाइकॉट रूट के केस में छोटा होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। और कुछ कंजक्टिव टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, पेरेन्काइमेटस सेल्स का ये बना हुआ था। वैस्कुलर बंडल अगर डाइकॉट रूट के अंदर देखोगे तो 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हमको मिलते हैं, इन्हीं के बीच में कैम्बियम आ जाता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। मोनोकॉट रूट भी काफी हद तक इसी तरह की है, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, यही सारी चीजें हमें मिलेंगी। बस कुछ अंतर होते हैं दोनों में। एक तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स कई ज्यादा हैं डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में, तो ये पॉली आर्च बंडल कहलाएंगे, 6 से ज्यादा होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पर हमें मिलेगा नहीं। पिथ यहाँ पर डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होनी नहीं है। मोनोकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। एनाटॉमी चैप्टर में ये बात याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाइए डाइकॉट रूट पे। डाइकॉट रूट के डाइकॉट स्टेम पे। स्टेम के केस में अगेन हम देखेंगे कि टिश्यूज तो हमें उसी तरह के दिखेंगे। सबसे बाहर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, लेकिन ये स्टेम के केस में क्यूटिकल से कवर्ड होता है। ट्राइकोम और स्टोमेटा यहाँ पे हमें मिलेंगे। इसके बाद कॉर्टेक्स अपने एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। कॉर्टेक्स को फर्दर 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपना हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है, फिर इसके नीचे कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस के नीचे, जिसमें हमें थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं, और इनर मोस्ट लेयर अपनी एंडोडर्मिस हो ही जाती है, जिसमें स्टार्च में रिच हमें सेल्स मिलते हैं। स्टार्च शीट को ये लेयर कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके अंदर आए तो मिला हमको पेरिसाइकल, स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस से बना हुआ है, और अगेन स्टील क्या हो गया? हमारे एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी सामान है वो स्टील कहलाएगा। तो पेरिसाइकल, अपने वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पिथ, ये सारी चीजें स्टील में आ गई। मेडुलरी रेज क्या है? कुछ रेडियली प्लेस्ड सेल्स हैं जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पास करते हैं। वैस्कुलर बंडल तो हमें पता ही है कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अपने कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर हमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ डाइकॉट स्टेम के केस में ये कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे, और रिंग अरेंजमेंट यहाँ पर हमको इनका मिलेगा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, एंडार्च कंडीशन हमें स्टेम में मिलती है, शूट सिस्टम के केस में मिलती है। पिथ यहाँ पर इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम होता है, जो राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। इसके बाद मोनोकॉट स्टेम में भी कुछ सिमिलैरिटीज ही देखेंगे, ज्यादातर चीजें तो सेम ही हैं। कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है?
हाइपोडर्मस स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, देखो किस तरीके से पूरे में फैले हुए हैं, प्रॉपर किसी एक रेडियस के अलॉन्ग नहीं है, पूरे क्रॉस सेक्शन में फैले हुए हमको नजर आ रहे हैं। इसके बाद वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे और फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे नहीं मिलेगा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमें मिल सकती हैं। इसके बाद रूट और स्टेम के बाद लीफ पे जब आ जाएंगे तो अगेन डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ भी अलग अलग होती है। डाइकॉट लीफ को ही हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी कह सकते हैं और इसमें हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक तो इसके वैस्कुलर टिश्यू, इसको कवर करने वाला एपिडर्मिस और बीच में लीफ का ग्राउंड टिश्यू जिसको हम मीसोफिल कहते हैं। तो हमारे अपर सरफेस की एपिडर्मिस एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर सरफेस की एबेक्सियल कहलाती है। यहाँ पर क्यूटिकल हमको मिलेगा ही लीफ के ऊपर भी। और डाइकॉट की लीफ के केस में हमें लोअर एपिडर्मिस पे जो अपनी एबेक्सियल एपिडर्मिस है इसमें ज्यादा स्टोमेटा हमें मिलेंगे और ऊपर वाले सरफेस पे या तो कम होंगे या हो सकता है कि एब्सेंट हो। इसके बाद मीजोफिल क्या है, जो हमारी लीफ का ग्राउंड टिश्यू है यही मीजोफिल कहलाता है। इसमें हमें एक तो वर्टिकली और पैरेलली अरेंज्ड सेल्स मिलते हैं जिनको पेलिसेड पेरेन्काइमा कहते हैं, ऊपर की तरफ देखो ये जो नजर आ रहे हैं, और दूसरे नीचे की तरफ जो हमारे पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये ओवल होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो ये अपना स्पंजी पेरेन्काइमा हो जाता है। इसके बाद अपना वैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन अपनी डाइकॉट लीफ में होती है, तो इसीलिए हमारे वैस्कुलर बंडल्स का साइज वेरी करता है। मिड रिब एक मोटी सी और बाकी सारी इसमें से ब्रांचेस की तरह अराइज हो रही हैं। इसके बाद देखिए हमारी मोनोकॉट लीफ में यानी आइसोबाइलेटरल लीफ में हमें काफी डिफरेंस दिखेगा डाइकॉट लीफ से अगर इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर स्टोमेटा दोनों सर्फेसेस में, ऐसा नहीं है कि केवल नीचे हैं और ऊपर नहीं है या दोनों सर्फेसेस में बहुत डिफरेंस हो। मीजोफिल टिश्यू भी यहाँ पर पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में डिवाइडेड नहीं है, देखो पूरे में एक सा ही मीजोफिल भरा हुआ है। और यहाँ एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, जो अपर एपिडर्मिस है उसके कुछ सेल्स लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनको बुली फॉर्म सेल कहा जाता है, जो कि जब वाटर कंडीशन सही होती है तो लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं टर्जिड होके, और जब पानी की कमी होती है तो फ्लैसिड हो जाते हैं, लीफ को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पैरेलल वेनेशन है इसीलिए अपने वैस्कुलर बंडल्स का भी साइज नियरली सिमिलर ही होगा। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि मोटाई बढ़ रही है, गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हमको कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। तो 2 तरह के सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम को देखोगे नए वैस्कुलर टिश्यूज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ही प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा और एक कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन इवेंचुअली ये कर देता है। तो कैम्बियल रिंग कैसे बनती है, पहले तो खाली जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में कैम्बियम होता है जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, लेकिन फिर मेडुलरी रेज के जो सेल्स हैं ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बना देते हैं, यानी इस रिंग को कंप्लीट कर देते हैं जिससे कैम्बियम की एक्टिविटी चालू हो सकती है। तो हमारे वैस्कुलर बंडल्स के बीच में हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था, अंदर जाइलम था, बाहर फ्लोएम था। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम ने अंदर की तरफ नए सेल्स बनाए इनर साइड पे पिथ की तरफ, ये सेकेंडरी जाइलम बन जाते हैं, और बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स बनाए ये सेकेंडरी फ्लोएम बना देते हैं। और हमारी कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी इनर साइड पे ज्यादा होती है हमेशा ही, यानी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा, और इसीलिए अंदर जो खूब सारा सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वो बाहर की लेयर्स को क्रश करता जाएगा और इन्हें रिपेयर करने के लिए हमें नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यही कैम्बियम कहीं कहीं पर पेरेन्काइमा के कुछ सेल्स बना देता है जो सेकेंडरी मेडुलरी रेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद देखो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी सीजन के हिसाब से भी बदलती रहती है, कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम काफी एक्टिव होता है, लो डेंसिटी वाली वाइडर कैविटी वाली खूब सारी वुड बनाता है, बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम बनाता है। तो ये कलर में भी लाइट होती है, लाइटर इन कलर, और डेंसिटी में भी कम होती है। विंटर में कैम्बियम की एक्टिविटी घट जाती है और इस समय पर कम एलिमेंट्स बनते हैं लेकिन उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कलर भी डार्कर और डेंसिटी भी ज्यादा। तो ये अपनी ऑटम वुड हो जाती है, लेट वुड हो जाती है, जबकि पहले जो कम डेंसिटी वाली लाइट कलर वाली वुड बनी थी ये अपनी स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड है। ये ऑल्टरनेट रिंग्स के रूप में हमें हर साल जो बनती है अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप की वुड ये नजर आती है ट्री के क्रॉस सेक्शन में, और इसी से हम ट्री की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हार्टवुड और सैपवुड हमारे पास है। अंदर की तरफ एक कॉम्पैक्ट मास बना हुआ होता है
बिल्कुल ही डेड जाइलरी एलिमेंट्स का, जिसको हम हार्टवुड कहते हैं, डेड हैं, डार्क ब्राउन कलर के, हाईली लिग्निफाइड है, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर डिपोजिशन है, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, अरोमेटिक सब्सटेंसेज हैं, ऑयल्स हैं। तो इसकी वजह से ये वुड बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये वाटर की कंडक्शन का काम नहीं करती, मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम करती है क्योंकि डेड एलिमेंट्स हैं। लेकिन सैपवुड जो थोड़ी बाहर की तरफ है, ये वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ये लाइट होती है कलर में, लेकिन ये अपना लिविंग जाइलम है। इसके बाद देखिए कॉर्क कैम्बियम अपना दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरा कैम्बियम है, लगातार अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है गर्थ में, बाहर के टिश्यूज को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हमारे कॉर्टेक्स रीजन में फेलोजन नाम का या कॉर्क कैम्बियम नाम का एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। इसमें भी अंदर और बाहर दोनों की तरफ एक्टिविटी ये करेगा। तो अंदर की तरफ इसने जो सेल्स बनाए, इनर सेल्स, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देंगे, फेलोडर्म बना देंगे। बाहर की तरफ जो सेल्स ये कट ऑफ कर रहा है वो कॉर्क या फेलम की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद देखो कॉर्क में भी सुबेरिन की डिपोजिशन होगी, इसीलिए वाटर के अगेंस्ट इम्परवियस है, बहुत सी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉर्क हमारे लिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीनों लेयर्स, अपना फेलोजन जो बाहर की तरफ ये फेलम बना रहा है, कॉर्क बना रहा है, और अंदर की तरफ जो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बना रहा है, तीनों को कलेक्टिवली हम पेरिडर्म बोलते हैं। बार्क हम एक टर्म यूज करते हैं हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की साइड पे जो भी टिश्यूज हैं इन सभी के लिए, जिसके अंदर अपना पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, सारी चीजें आ गई। और जैसे कि हम अर्ली वुड और लेट वुड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्ली बार्क और लेट बार्क में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, कई रीजन पे हमारा जो फेलोजन है, जो कॉर्क कैम्बियम है, वो बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स कट ऑफ करने के बजाय कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स कट ऑफ करता है, जो कि हमारी एपिडर्मिस को रप्चर करके इसमें ओपनिंग बना देते हैं, जिसके थ्रू प्लांट के इनर पार्ट्स बाहर के एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्हीं ओपनिंग्स को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। इसके बाद देखिए रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसमें भी यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या यही कैम्बियम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा और ये वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करेगा। जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स और स्टेम्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन ये बात हमको यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही चैप्टर का रिवीजन हमारा खत्म होता है। अगर इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स का भी क्विक रिवीजन आप करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए और इन नोट्स को हमारी वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए।